2027 एक ऐसा साल होगा जिसमें क्या सच में पहले बिग बैंग हुआ भी था? क्या इस ब्रह्मांड का कोई क्रिएटर भी है? इसका जवाब हमें मिल जाएगा। क्या इस ब्रह्मांड में एलियंस मौजूद है या हम यहाँ पर अकेले हैं? क्या मल्टीवर्स जैसा भी कुछ होता है या यूनिवर्स ही अकेला वो सब कुछ है? ये सारे बड़े प्रश्नों के जवाब हमें मिलेंगे और इसे पॉसिबल करेगा कौन? इलॉन मस्क। वेल फ्रेंड्स, अब आप पूछोगे कैसे? इलॉन मस्क को ट्विटर से फुर्सत मिले तब ना। वेल फ्रेंड्स, यू वोंट बिलीव बट प्रेजेंट डे शो स्टीलर जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से भी 100 टाइम्स आधुनिक और 100 टाइम्स बेटर स्पेस टेलीस्कोप इलॉन मस्क लॉन्च करने वाले हैं, जिसका नाम है नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप। ये स्पेस टेलीस्कोप समथिंग लाइक हबल स्पेस टेलीस्कोप से 200 टाइम्स ज्यादा पावरफुल होगा और हबल को ये फोटो खींचने में फॉर इंस्टेंस 3 साल लग गए थे, पर यही रोमन स्पेस टेलीस्कोप सिर्फ 90 मिनट्स में कर सकता है। पर फ्रेंड्स, बात तो ये है ना कि इतने एडवांस टेलीस्कोप होने के बावजूद भी इस टेलीस्कोप को क्यों डोनाल्ड ट्रंप ने 2 बार रिजेक्ट कर दिया था? वेल, हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौरव और क्या है इस स्पेस टेलीस्कोप की पूरी कहानी और ये क्या क्या कर सकता है, आज आप जानोगे सब कुछ आज के इस वीडियो में। लेट्स गेट स्टार्टेड। साल 2013 जब नासा ने पहली बार इस टेलीस्कोप के डिजाइन को दुनिया के सामने पेश किया था और इस टेलीस्कोप के फॉर्मेशन की शुरुआत कर दी थी, लेकिन जब से इस टेलीस्कोप को पेश किया गया तब से सभी वैज्ञानिकों को बस एक ही चिंता सताई जा रही है। बहुत ही जल्द ये आइंस्टाइन के जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी को गलत साबित कर देगा। इसके डिस्कवरीज इतने माइंड ब्लोइंग हो सकते हैं कि हमारा प्रेजेंट साइंस का पूरा अंडरस्टैंडिंग ये गलत साबित कर सकता है। लेकिन उनकी ये चिंता दूर हो उसके पहले ही एक नई मुसीबत ने दस्तक दे दी। जब इस प्रोजेक्ट को लेकर नासा ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के पास गई, तब ट्रंप ने इस पूरे प्रोजेक्ट को ही खारिज कर दिया, वो भी एक बार नहीं बल्कि 2 बार। अब इस प्रोजेक्ट को रिजेक्ट करने के पीछे इनका मेन कारण क्या था? वेल, बजट। वेल, ये रीजन डोनाल्ड ट्रंप के हरदम मुंह जबानी रहती है, पर उनकी हरकतें कुछ और ही कहती है। 2020 कोविड के टाइम पर जब पूरी दुनिया कोरोना की महामारी से लड़ रही थी, तब ट्रंप ने वैक्सीन्स को फंड करने से भी साफ इनकार कर दिया था। 2019 में जब उसके सामने क्लाइमेट क्राइसिस आए, स्पीशीज एक्सटिंक्शन और एनर्जी सिक्योरिटी के इश्यूज रखे गए, तब भी उसने इन सारे प्रॉब्लम्स को नजरअंदाज कर दिया। और आप बिलीव नहीं करोगे, पर ट्रंप के पूरे टेन्योर में 156 साइंस प्रोजेक्ट्स को नकार दिया गया था। मतलब इनडायरेक्टली ट्रंप साइंस में कभी इंटरेस्टेड था ही नहीं, और ये शायद मेजर रीजन था कि वो रोमन स्पेस टेलीस्कोप को रिजेक्ट कर रहा था। लेकिन अब आता है कहानी में एक ट्विस्ट। अगर ये प्रोजेक्ट रिजेक्ट हो चुका था, तो फिर अचानक से ऐसा क्या हुआ कि इसका लॉन्च ईयर एकदम से रिवील हो गया? वेल फ्रेंड्स, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन खींचने की काबिलियत रखता है और इसके इसी इंस्ट्रूमेंट की वजह से हम 13 बिलियन लाइट ईयर से भी ज्यादा दूर से आती लाइट को डिटेक्ट कर पाएंगे। एंड हेंस कोई क्रिएटर है या नहीं, इसका जवाब शायद हमें पता चल सके। बिग बैंग हुआ था कि नहीं, डार्क एनर्जी और डार्क मैटर के एग्जिस्टेंस का सारा कच्चा चिट्टा, ये सब कुछ हमारे सामने हो सकता है, जिसके बाद ये भी हो सकता है कि हमारा पूरा साइंस सही साबित हो या फिर पूरा का पूरा गलत भी। और रही बात कोरोनाग्राफ की, तो ये छोटा सा इंस्ट्रूमेंट दूसरे सोलर सिस्टम के स्टार्स की लाइट को आर्टिफिशियली डिम करके एक्सोप्लैनेट्स और उनके एटमॉस्फेयर को स्टडी करके हमें बताएगा कि क्या उस प्लैनेट पर लाइफ है, नहीं है, पॉसिबल है या कुछ भी। और इस तरीके से हम ये समझ पाएंगे कि क्या दूसरे ग्रहों में भी एलियन लाइफ मौजूद है कि नहीं। अब जिस तरह ट्रंप इतने सारे प्रोजेक्ट्स को करने से मना कर रहे थे बजट इश्यूज के नाम पर, ठीक उसी तरह लेट्स बी ऑनेस्ट, हम भी हमारे सेल्फ केयर रिलेटेड इश्यूज को इग्नोर करते हैं, जैसे कि स्किन इश्यूज, पुअर डाइट, हेयर फॉल एटसेट्रा, अगेन बिकॉज ऑफ बजट इश्यूज, क्योंकि ट्रीटमेंट्स बहुत ही एक्सपेंसिव होते हैं। और आज के टाइम का एक सबसे कॉमन प्रॉब्लम है हेयर फॉल का। यंग एज के लोगों को हेयर फॉल हो रहा है और इसका ट्रीटमेंट अगर आप डॉक्टर्स के पास जाओगे बहुत एक्सपेंसिव होता है। लेकिन आज मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगा एक सिंपल सप्लीमेंट से, जो कि कॉस्ट इफेक्टिव भी है और आपके प्रॉब्लम को वंडरफुली सॉल्व करेगा। मैं बात कर रहा हूं मैन मैटर्स के हेयर गमीज के बारे में। ये एक विटामिन सप्लीमेंट है जो यमी च्यूएबल गमीज के फॉर्म में अवेलेबल है। इसमें बायोटीन जैसा इंग्रेडिएंट है और साथ ही जिंक और मल्टीविटामिन्स है, जैसे विटामिन ए, सी और ई। इसको खाने के बाद आपके बाल घने और मजबूत तो होंगे ही, बट साथ ही साथ आपके हेयर फॉल और हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम भी हमेशा के लिए टल जाएगी। बेस्ट रिजल्ट के लिए आपको हर रोज एक गमी खाना होगा 2 से 3 महीनों तक। एंड द बेस्ट पार्ट इज ये गमीज के कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है और ये शुगर फ्री होने के साथ साथ 100% वीगन और जेलेटिन फ्री भी है। तो आज ही फ्रेंड्स अपने हेयर हेल्थ के खातिर इस गमीज को परचेस कर लो, डिस्क्रिप्शन में दिया गया है लिंक। और साथ ही मैन मैटर्स आपको फ्री ऑनलाइन डॉक्टर कंसल्टेशन भी ऑफर करता है। तो अगर आपको कोई भी मेन रिलेटेड प्रॉब्लम हो, जैसे डैंड्रफ की या हेयर फॉल की या स्किन, वेट मैनेजमेंट, सेक्सुअल वेलनेस, आप यहाँ पर फ्री ऑनलाइन डॉक्टर कंसल्टेशन बुक कर सकते हो, जो आपको प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन देंगे। फ्री ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करने के लिए डिस्क्रिप्शन लिंक पर क्लिक कर देना एंड लेट्स स्टार्ट प्रायोरिटाइजिंग आवर हेल्थ।
एंड नाउ लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। जैसे हम बात कर रहे थे कि इस टेलीस्कोप की वर्किंग कैसी होती है और इसके वाइड एंगल लेंस के फीचर्स को डिस्कस कर रहे थे। अब ऐसे देखा जाए ना फ्रेंड्स, तो इस टेलीस्कोप के सिलेबस में एक्सोप्लैनेट्स को स्टडी करना कभी था ही नहीं। वो तो बस नासा को लाइक लिटरली फुकट में एक मिरर मिल गया, जिसकी वजह से उन्होंने इस टेलीस्कोप को एक नया काम सौंप दे दिया। ओरिजिनली अगर देखा जाए तो रोमन स्पेस टेलीस्कोप का काम सिर्फ डार्क मैटर, डार्क एनर्जी और रिलेटिविटी थियरीज पर फोकस करना था। पर नेशनल रिकॉनेसेंस एजेंसी, जो कि यूएस गवर्नमेंट के लिए स्पाई सैटेलाइट्स बनाती थी, उनके पास एक स्पेयर टेलीस्कोप मिरर पड़ा हुआ था जो किसी के भी काम का नहीं था, और इसीलिए 2012 में उन्होंने नासा को वो मिरर फ्री में सौंप दिया और नासा ने उस मिरर पर एक कोरोनाग्राफ बिठाकर टेलीस्कोप का सेकंड ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लिया, जो था एक्सोप्लैनेट डिटेक्शन। और इसके बाद फाइनली वो स्टेप आ गया जब डिसाइड होना था कि इसका नाम क्या रखा जाए। स्टार्टिंग में तो सबसे पहले इसका नाम सारे वैज्ञानिकों ने W1 यानी वाइड फील्ड इंफ्रारेड स्पेस टेलीस्कोप रखा, पर 2018 में नैन्सी ग्रेस रोमन, द फर्स्ट फीमेल साइंटिस्ट ऑफ नासा, की मृत्यु के बाद 2022 में नासा ने इस टेलीस्कोप का नाम बदलकर नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप रख दिया इन मेमोरियल। वो दुनिया को ये बताना चाहते थे कि ये टेलीस्कोप उनके लिए कितना स्पेशल है और इसको लेके वो काफी ज्यादा सीरियस है। और इन स्पेस टेलीस्कोप्स की कहानी जो नैन्सी ने आज से 60 साल पहले शुरू की थी, उसे वो कभी नहीं रोकेंगे। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, अगर नैन्सी को नासा में रिक्रूट ही नहीं किया गया होता तो शायद आज तक हम कभी भी टेलीस्कोप को स्पेस में भेजने के बारे में नहीं सोचते, या फिर हम ग्रेटली डिले हो जाते। हमारे पास आज तक ब्लैक होल का पहला पिक्चर नहीं होता, यहां तक कि एक्सोप्लैनेट्स भी सिर्फ बुक्स में ही एग्जिस्ट करते। सबसे ओल्डेस्ट गैलेक्सी को शायद हम आज तक नहीं देख पाए होते, और यूनिवर्स का एज भी हमने अभी तक प्रेडिक्ट नहीं किया होता। ये जो भी स्पेस टेलीस्कोप्स की दुनिया में रेवोल्यूशन आया है, वो सिर्फ और सिर्फ नैन्सी की वजह से ही है। नैन्सी का जन्म 1925 में हुआ था, जब लड़कियों को ज्यादा पढ़ाया भी नहीं जाता था। उस वक्त में नैन्सी ने PhD इन एस्ट्रोनॉमी को कंप्लीट किया और अपने पैशन से नासा को ज्वाइन कर लिया। नासा में उनका काम था नासा के बाहर मौजूद एस्ट्रोनॉमर्स को नासा के साथ काम करने के लिए कन्विंस करना। इनडायरेक्टली तुम इन्हें नासा का PR या फिर टैलेंट एक्विजिशन कह सकते हो। पर उस वक्त वो लोगों के साथ नासा को भी कंटिन्यूअसली फोर्स कर रही थी कि उन्हें स्पेस में एक टेलीस्कोप भेजना चाहिए। अर्थ के थिक एटमॉस्फेयर की वजह से हम सरफेस से बहुत कुछ नहीं देख पाते, और इसीलिए हमें स्पेस में टेलीस्कोप भेजना चाहिए क्लियर इमेजेस के लिए। काफी बार पुश करते रहने के बाद फाइनली नासा के डिसीजन मेकिंग अथॉरिटीज ने उनकी बात सुनी और सबसे पहला स्पेस टेलीस्कोप, हबल स्पेस टेलीस्कोप, स्पेस में भेजा 24 अप्रैल 1990 को। और उसके बाद जो रेवोल्यूशन आया, ये तो आप देख ही सकते हो। और यही वो कारण है जिसके वजह से नैन्सी को मदर ऑफ हबल भी बुलाया जाता है। सो अब ये टेलीस्कोप रेडी है, उसका नाम भी रेडी है, पर सबसे बड़े सवाल का जवाब अभी तक रेडी नहीं है। आखिर इसे स्पेस में रखा कहां पे जाने वाला है? इसे किसी ऐसे जगह पर रखना होगा जहां पर सन से आता हुआ रेडिएशन इसके ऑब्जर्वेशन को इफेक्ट ना करे, और जहां पर इसे ना के बराबर फ्यूल को यूज करना पड़े। अब इन प्रॉब्लम्स को लिस्ट करने के बाद सोल्यूशन हमारे सामने था, L2 लैग्रैंज पॉइंट 2। अब आई नो हमने इस पॉइंट का जिक्र पहले भी बहुत सारे वीडियोस में किया है, पर एक बार मैं आपको इसका इंपॉर्टेंस बता देता हूं। एक्चुअली में हमारे सन और अर्थ के बीच ऐसे 5 पॉइंट्स हैं जहां अर्थ और सन की ग्रेविटी एक दूसरे को कैंसिल करके नलिफाई कर देती है। इन पॉइंट्स पर जाके अगर आपने कुछ भी रख दिया तो वो सदियों तक बिना हिले वहीं पर पड़ा रहेगा, क्योंकि उसे इन्फ्लुएंस करने के लिए कोई फोर्स वहां पर मौजूद ही नहीं है। सारी एक्सटर्नल फोर्सेस कैंसिल आउट हो जा रही है। पर अब सवाल आता है इन 5 लैग्रैंज पॉइंट्स में से स्पेसिफिकली L2 ही क्यों? वेल, ये समझने के लिए आप ये डायग्राम देखो। इसमें आपको क्लियरली ये दिख रहा होगा L1, L3, L4 और L5 ऐसे पॉइंट्स हैं जो सन के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं, और L2 अकेला ऐसा पॉइंट है जो अर्थ के बाद आता है। इसी वजह से सन के रेडिएशन से हमारा अर्थ उसे प्रोटेक्ट करेगा और उसके ऑब्जर्वेशंस में ना के बराबर एरर्स आएंगे। सो अब तक हुए इस पूरे डिस्कशन में एक चीज बिल्कुल क्लियर है, इस टेलीस्कोप को बनाने का काम नासा कर रहा है। इसका नाम नासा के एक साइंटिस्ट पर रखा गया है। इसे फ्यूल एफिशिएंट कैसे बनाया जाए उस पर भी नासा ही वर्क कर रहा है। तो फिर जब सब कुछ नासा कर रहा है तो हर जगह पर इलॉन मस्क का नाम क्यों आ रहा है? क्योंकि इलॉन मस्क ये अब सिर्फ एक नाम नहीं रहा, बल्कि इंटरनेट पर 7th मोस्ट सर्च कीवर्ड बन चुका है। मतलब अगर आप किसी भी आर्टिकल, ब्लॉग, वीडियो में इलॉन मस्क ये नाम यूज करोगे तो ज्यादा रीच मिलने के चांसेस हो जाते हैं। सो क्या मैंने भी इसी वजह से इलॉन मस्क का नाम यूज कर लिया? अब फ्रेंड्स, आपने इस वीडियो का टाइटल अगर देखा होगा, ऑब्वियसली उसे क्लिक करके आप यहाँ पर आए हो, तो इसमें लिखा हुआ है कि इलॉन मस्क लॉन्च करेगा एक टेलीस्कोप 100 टाइम्स बेटर देन JWST। और ये सच है। ये बात भी सच है कि इलॉन मस्क अपना खुद का कोई टेलीस्कोप नहीं बनाने वाले, बट ये टेलीस्कोप को लॉन्च करने का काम इलॉन मस्क को ही सौंपा गया है। नासा ने इलॉन मस्क
मस्क को ये काम इसीलिए सौंपा है क्योंकि उन्होंने सक्सेसफुली अपने टेस्ला रोडस्टर को स्पेस में लॉन्च किया था। अब उस रोडस्टर का वजन और इस टेलीस्कोप का वजन सेम टू सेम है। प्लस अगर नासा खुद इस टेलीस्कोप को लॉन्च करेगा तो उसे इस लॉन्च का खर्चा कुछ $138,000 आएगा। पर मस्क का फैल्कन हेवी तो एक रीयूजेबल प्लस फ्यूल एफिशिएंट रॉकेट है और इसीलिए अगर वो इसे लॉन्च करेगा तो इस लॉन्च के पीछे का खर्चा सिर्फ $24,000 आएगा, यानी लगभग 6 गुना कम। और रिसेंटली आप मानोगे नहीं पर यूएस गवर्नमेंट ने मस्क को एक कॉन्ट्रैक्ट दिया है जिसके मुताबिक मस्क यूएस गवर्नमेंट को एक ऐसा जेट बना के देगा जो रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट को खत्म कर सकता है। सो इलॉन मस्क को अब अमेरिकन गवर्नमेंट यूटिलाइज कर रही है इनडायरेक्टली रशिया को डराने के लिए। अब इसमें मस्क क्या करता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन जब तक ये नया रोमन स्पेस टेलीस्कोप इमेजेस भेजना शुरू करेगा क्या आप लोग तब तक इंतजार कर सकते हो? वेल, मुझे पर्सनली तो इंतजार नहीं हो रहा है। और क्या लगता है आप लोग को कि क्या ये हमारे वो बड़े से बड़े क्वेश्चंस को आंसर करने में मदद कर पाएगा? लिखिए अपना जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में फ्रेंड्स। एलियंस की दुनिया कैसी दिखती होगी अगर आप ये वंडर कर रहे हो तो इस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, उसे भी चेकआउट करना। अगर इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने मिला एक लाइक जरूर ठोकना। गेट्स एंड फ्लाई साइंस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ ताकि आगे आने वाली हमारी कोई भी वीडियो की अपडेट आप मिस ना कर सको। सी यू नेक्स्ट टाइम फ्रेंड्स। टिल देन एज ऑलवेज स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।